Hello everyone, welcome to you all to Wisdom Classes by Harish Sharma. As you know now, I'm your teacher and as well as I'm working a role of a host. Okay, as every day we are taking a new chapter for practice for board exam बेटा क्लास 10th का एग्ज़ाम जो सोशल साइंस का अभी आने वाला है इट इज़ कमेंसिंग ऑन 15 मार्च राइट। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं डे टू डे एक न्यू चैप्टर के साथ। आई होप कि आज आपकी जो होली है वो काफ़ी कलरफुल रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं बेटा सोशल साइंस हिस्ट्री पार्ट से। आज एक चैप्टर जो बोर्ड ने इस बार सभी के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले ये चैप्टर बेटा ऑप्शनल होता था, इट वाज कम्प्लीटली द विश ऑफ टीचर। ठीक है, अगर टीचर चाहता था तो पढ़ाता था, नहीं तो ये एक यूनिट में आता था, लेकिन इस बार ऑप्शन में नहीं था, सभी को पढ़ाना था। और ठीक है, सीबीएसई की तरफ से द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th का ये वीडियो हम करने जा रहे हैं शुरू। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने थे बेटा। जो लास्ट चैप्टर हमने किए हैं उनके हैं वो एक वीडियो मैंने बनाई थी बेटा पॉलिटिकल साइंस की, इसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का डिस्कशन हुआ था, एमसीक्यूज फॉर्म में भी हुआ था और कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, जो बतानी भी चाहिए, उससे बच्चे का थोड़ा फ़ायदा ही होता है। तो उसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 था राइट। तो उसमें होल्डिंग टुगेदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ बेटा। उसका आंसर इंडिया था। जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो मैंने बनाया है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इंडिया है बेटा। फिर उसी की तरह एक और क्वेश्चन आगे आया था कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आंसर आपका आता है बेटा यूएसए। ठीक है, सो डेफिनेटली जो भी बच्चे लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। उस समय मैंने कमेंट बॉक्स में भी अपनी तरफ से डाल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम थे तो वो बाय मिस्टेक वहाँ दोनों के ऑप्शन एक्सचेंज हो गए हैं। एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री में है बेटा। चैप्टर 1 हिस्ट्री की वीडियो थी, वहाँ पर कस्टम बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं। उसमें 11 कस्टम बैरियर्स हैं हैम्बर्ग से न्यूमरबर्ग तक। तो यहाँ वो जो हल्की सी एक मिस्टेक रही हैं वहाँ, तो वो मैंने क्लियर कर दी हैं। वो आपके लिए गलत नहीं होना चाहिए, आप उन्हें एग्ज़ाम में बेटा लिखेंगे, तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और उसका आंसर होगा 11 कस्टम बैरियर्स। तो ये खत्म होने के बाद चलते हैं आगे। और सही है बेटा, क्योंकि हम डे टू डे आगे बढ़ रहे हैं, नए चैप्टर्स ले रहे हैं। ये आज हमने फिर से एक हिस्ट्री का चैप्टर 3 लिया है जो बहुत ज़रूरी। अच्छा, मैं हिस्ट्री के चैप्टर क्यों ले रहा हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि इनको रिवीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस चैप्टर के अंदर आप जितना भी आज तक आपने 9th 10th में पढ़ा है उसका एक तरह से मिश्रण दिया हुआ है, मिक्स दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल चीज़ें उसमें ज़्यादा दी हुई हैं, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम रही हैं अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, है ना। तो ऐसी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कंपाइल की हुई हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अराउंड 3000 BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो आज सीधे सीधे आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल भी कोई ऑप्शन हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। आप भी सीधे सीधे आंसर गैस कीजिए जो आपको लगता है। ओके, तो चलिए बेटा हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज रेफर टू कॉर्न लॉज। बहुत फेमस कुछ वर्ड इसमें ऐसे हैं चैप्टर में, ब्रिटेन वुड्स, कॉर्न लॉज, फोर्ड कंपनी, ठीक है, अमेरिकन मार्केट, ब्रिटेन प्रॉब्लम्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रॉब्लम्स इन इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है कि ये चीज़ें आप रेडी कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी रखा हुआ एग्जाम में मिलेगा 100%। ठीक है, बाकी बेटा आप देखिए, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा, गैस कीजिए और क्विकली आंसर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर ए इज द राइट वन, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। कॉर्न लॉज का रिलेशन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। जब ये लॉज लगे थे बेटा तो ये रेस्ट्रिक्शन लग गया था वहां। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम बेटा। नियरली 50 मिलियन पीपल emigrated from which of the following continents to America and Australia in the 19th century? In the 19th century. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन बेटा ए सी बी डी लिखे हुए हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं बेटा। यहां वैसे ही वो 3rd नंबर पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप बी पर लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपका यूरोप होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वीडियो के शुरू में बेटा, इस चैप्टर को पहली बार बोर्ड ने कंपलसरी किया है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था चैप्टर 1 से आते हैं, तो इस हो सकता है इस बार शिफ्ट कर दें, स्लाइड शिफ्टिंग, कि उसकी जगह यहाँ से कुछ क्वेश्चंस रख दें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ भी 3rd पर लिखा हुआ है, यूरोप आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, आज हम वीडियो में बेटा 25 क्वेश्चन करेंगे, और जैसा कि रोज होमवर्क आपको मिलता ही है, होमवर्क भी आपको रेगुलर करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर एबोलिश्ड? बहुत फेमस नेम है, इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत फेमस नेम रहा है। हमारे यहाँ से भी बहुत लोग एज एन इंडेंचर्ड लेबर बनकर गए थे। तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि किस फेमस पर्सनैलिटी का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया में एज एन इंडेंचर्ड लेबर मेंशन किया गया है, ठीक है। किसी का नाम मेंशन किया गया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1921। 1921 इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन। क्वेश्चन इज स्लाइट इजी, मुझे भी लग रहा है काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रखा है क्योंकि इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन किया गया है, कब हुआ, किन के बीच हुआ, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स रहीं, कंट्रीज़ ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, ऐसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं, और हमें लगता है कि 1914 में वो शुरू हुआ था एंड 1918 में वो लास्ट हो गया था, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका 1939 में शुरू हुआ था एंड 1945 में वो ओवर हो गया था। तो हमने यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी क्लियर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एलीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? बहुत ध्यान से आपको ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एलीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा कंट्री इसमें है 4 ऑप्शन में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलीज नहीं था, ठीक है। 2 पावर्स आपने पढ़ी होंगी इसके अंदर, जब आप चैप्टर रीड किया होगा तो उनमें से एक पावर्स थी एलीज पावर्स। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जर्मनी। जर्मनी वॉज द कंट्री विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके डियर चाइल्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कल मैंने एक बात आपको बोली थी, ये एक रिवीजन क्लास है, एक रिवीजन वीडियो है। हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस, बड़े क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा मनी बोरो की थी, वो किससे की थी बेटा
बताइए। चलिए बेटा, आपने सोच लिया होगा, आंसर है उसका यूएस बैंक्स। ठीक है, यूएस बैंक से ब्रिटेन ने बहुत बड़े लेवल पर मनी दी थी, और पहले से ही यूएस भी, जो यूएसए है वो भी बहुत ज़्यादा मनी अपने यहाँ से ड्रेन करता है। ठीक है, लोग जो कंट्रीज हैं उससे बोरो करते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। One important feature of the US economy of the 1920s was One important feature of the US economy of 1920 was अमेरिका की इकॉनमी की 1920 में सबसे बड़ा एक फीचर क्या रहा था? चलिए, हमारे देश में भी बेटा एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा ग्रेट सॉल, महात्मा गांधी जी ने वो लाइन बोली है, जो वर्ड यहाँ एज इट इज़ यूज़ किया गया है। उन्होंने कहा है बेटा, गांधी जी ने बोला है ये लाइन, और उस लाइन में उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की है कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए, या उन्होंने बोला है प्रोडक्शन इन मास होना चाहिए। क्या बोला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बहुत प्यारी सी लाइन गांधी जी ने बोली है, उन्होंने बोला है मास प्रोडक्शन होना चाहिए या प्रोडक्शन इन मास होना चाहिए। मतलब ज़्यादा लोग काम करें या कम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें। यहाँ अगर मैं आपको लगूंगा एक्सप्लेन करने, वैसे मुझ पर बेटा अभी रुका भी नहीं जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली इस लिटिल बिट एक हैबिट का भी पार्ट हो सकता है। देखिए, अमेरिका ने यूज़ किया था मास प्रोडक्शन। आपको पता है इन लोगों ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? इन्होंने बहुत ही एक गंदी पॉलिसी अपनाई थी कि अचानक से अपनी यहाँ की कंपनी से बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया, और उनके सामने कंडीशन रखी कि आपकी जो सैलरी होगी वो हाफ से भी कम हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, जो लोग चाहते हैं वो कहीं और नहीं जाना चाहते, या वो चाहते हैं कि ठीक है अभी अगर हो रही है किसी प्रॉब्लम की वजह से तो हम कर लेते हैं, तो मोर देन 50% लोगों ने बहुत सारी कंपनीज को छोड़ दिया। तो वहाँ उन लोगों ने क्या किया बेटा, उन लोगों ने जो बचे हुए लोग थे उन्हीं का थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया और उनसे ज़्यादा घंटे काम लेना शुरू कर दिया, तो कम लोगों से ज़्यादा प्रोडक्शन कराया। लेकिन गांधी जी ने यहाँ इंडिया में कहा था कि आप मास प्रोडक्शन मत कीजिए, प्रोडक्शन इन मास कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को वर्क मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द यूएस देयर वाज अ वेल नोन पायोनियर ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर। बहुत फेमस कार मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है, आज भी काफ़ी फ्लरिश है वो। ठीक है, वर्ल्ड में उसकी हर जगह पर लगभग जो गाड़ियां हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो कौन था वो बेटा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेटा हेनरी फोर्ड के नाम से। फोर्ड नाम से आपकी एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस इकोनॉमिस्ट, इसके बाद ब्लैंक है, thought that Indian gold exports promoted global economic recovery। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहूँगा, इस क्वेश्चन के सामने मैं इम्पोर्टेंट भी लिखना चाहूँगा बेटा। तो चलिए आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होता है। और जैसा कि ये लाइव क्लास नहीं है बेटा, एक क्लास जो वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाई जा रही है, जब हम लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाइव भी आपकी सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, और उन लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस बेटा मिक्स होंगे, मतलब वो सभी चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। अभी हम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, राइट। तो चलिए बताइए, उन इकोनॉमिस्ट का नाम है जॉन मेनार्ड केनीज। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। The United Nations Monetary and Financial Conference held in New Hampshire, USA। बताइए बेटा, एक यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू हेमिस्फायर यूएसए में। बहुत फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद काफ़ी बड़े लेवल पर इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स हुए थे।
ठीक है, तो क्या था वो था बेटा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। जुलाई 1 जुलाई, आप चाहें तो इसमें डेट भी मेंशन कर सकते हैं। 1 जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे रिलेटेड टू इकोनॉमी। चलिए इसके साथ हम चलते हैं बेटा आगे। मैंने इसको आपको बता दिया है, बहुत फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा ब्रेटन वुड से। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिल्क अलोंग दिस रूट। सिल्क रूट का आपने चैप्टर 9th में भी पढ़ा होगा, जब आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन, कभी किसी बच्चे को याद हो तो वहां भी इससे रिलेटेड आया था कि भारत के साथ जो रिलेशन रहे हैं कंट्रीज के वो कैसे रहे हैं। तो वहाँ सिल्क रूट का जिक्र होता है, और जब सिल्क रूट का जिक्र होता है तो हम चाइना को नहीं छोड़ सकते। तो इसका आंसर हो जाता है चाइनीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा इस वीडियो को स्पेशली आप पूरी देख लेना। ये जो क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन इन 25 क्वेश्चन से बाहर आपको इस चैप्टर का वेरी शॉर्ट फॉर्म में भी और आपका आता है एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस आपके इसी तरह के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बात है, इसमें तो प्राइस जैसा कुछ है। चलिए, आपका प्राइज आपकी मार्कशीट है, आपके मार्क्स हैं, आपकी नॉलेज है। यहां तो किसी को बेटा नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर। बताइए, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं इसमें वो, हालांकि ये सभी फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम हैं, लेकिन उनके बारे में, क्योंकि वो जिस एरिया में उनको बेटा ये नोबेल प्राइज़ मिला था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। आंसर हो जाता है इसका वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल को बेटा ये 2001 में बेटा लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला था। लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड मिला था बेटा वीएस नायपॉल को 2001 में। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडेंचर्ड माइग्रेशन। फिर से एक इंडेंचर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बताइए, इंडेंचर्ड का मैं यहाँ एक क्लियर कर देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर हुआ करती थी बेटा। दीज पीपल यूज टू बी हायर्ड बाई दी मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया। ठीक है, काफ़ी देश में लोग ऐसे थे जो बहुत गरीब होते थे। आज भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आज पैटर्न चेंज हो गया है। हम कुछ और पर्पस से जा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाते अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में पैसा अर्न करने के लिए ही हैं। तो पहले इंडेंचर्ड का मतलब होता था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर। तो चलिए आप मुझे इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडेंचर्ड माइग्रेशन। आई होप यू मस्ट हैव गेस द आंसर। अगर आपने गैस कर लिया है तो चेक कर लीजिए। कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। Until 18th century, which two countries were considered the richest in the world? Wow! कोई दो कंट्रीज हैं बेटा यहाँ जिनको 18th सेंचुरी तक सबसे अमीर माना जाता था। तो आपको बताना है वो कौन से कंट्रीज हैं। सोच लिया बेटा? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना को सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। गोल्डन बर्ड कहा गया है, हमारे भारत को गोल्डन बर्ड कहा गया है। वो तो बहुत सारे लोगों ने उसको लूट लिया बेटा। ठीक है, ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, पीपल livelihood and local economy of which one of the following was badly affected by the disease named रिंडरपेस्ट। मैं आपको बता दूं बेटा, रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो कैटल में हुई थी। ठीक है, जो कैटल में हुई थी, और इस बीमारी से
कितने लाख कैटल मर गए थे, राइट। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अफ्रीका एक ऐसी जगह रही है जो कभी भी, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे या आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जिन्होंने लड़ने के लिए कभी भी किसी वेपन का यूज नहीं किया, ना 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 बेटा, कोई वेपन नहीं। वो क्या करते थे, वो कोई वायरस छोड़ देते थे। जैसा कि आजकल आप सुनते भी होंगे, सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं और फेस भी किया है पैंडेमिक में कि चाइना ने कोरोना वायरस को छोड़ा। ये कोई बेटा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री में पहले से ही कुछ कंट्रीज़ का एक खेल था कि लड़ो मत, वायरस छोड़ दो, ठीक है। तो वो लड़ते नहीं थे, तो ऐसा ही एक वायरस छोड़ा गया था, एक बीमारी थी रिंडरपेस्ट, जिससे बहुत सारे कैटल मर गए थे बेटा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी जगह थी वो जहाँ ऐसा हुआ था? वो था बेटा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। पुराने पेपर उठा लीजिए, कॉर्न लॉ, ब्रेटन वुड्स एंड रिंडरपेस्ट, जिस किसी जगह भी ये पेपर में चैप्टर क्वेश्चन आए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर होता है, कॉर्न लॉज, रिंडरपेस्ट एंड ब्रेटन वुड्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा। स्टूडेंट्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां पर आएंगे, तो थोड़ा सा चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करके रखना बेटा, जो आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए, यूरोप नाउ एमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ओके, रीजन है चाइनाज रिड्यूस रोल एंड द राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द Americas gradually moved the center of world trade westwards। अब ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे ने अमेरिका से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ ली होगी वहाँ से, तो वो इसके आंसर को बहुत इजीली बता देगा। ओके, तो आप भी मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाता है ए, क्योंकि दोनों ही बेटा बिल्कुल ठीक हैं, और जो रीज़न है वो इसका पूरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हेल्प द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका। रीजन है जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर ओनली ड्राइवन बाय एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो ये अगर बिल्कुल सही है दोनों, तो हम इसमें भी ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे, और जो हमने पहले 17 पढ़ा है उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर ए के साथ, आंसर नंबर ए के साथ ही जाएंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने डिस्प्ले पर कर दिया है, ठीक है। चलिए, 19 ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आया है बेटा। पेरू वॉज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। अगर ये ट्रू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रू है तो ट्रू है, 2 2 ज़ा 4। अगर हमने 2 2 ज़ा 5 कहा है तो फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चलिए आपने फॉल्स तो कह दिया इसको, अब जरा ट्रू भी बता दीजिए। तो सोच समझ के आंसर आपको देना है बेटा। तो चलिए, आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, फॉल्स। अब सोचना पड़ेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर किसको कहा जाता था बेटा? सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था बेटा एल डोराडो। किसको कहा जाता था? आई एम राइटिंग हियर, एल डोराडो। एल डोराडो को कहा जाता था बेटा ये। और ये कहाँ पर है? ये है हमारा साउथ अमेरिका में। साउथ अफ्रीका नहीं लिखा है ये मैंने, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी एस ए ही लिखा जाता है, ये मैंने अमेरिका की फॉर्म में लिखा है। ओके, तो एल डोराडो है जिसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, और कहाँ पर है वो? साउथ अमेरिका में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी बेटा उस समय पर, जब फसल फेल हो जाती थी, लोग वॉर में गए हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है बेटा।
और इसका आंसर आप सोच लीजिए और मैं बता देता हूं। इसका आंसर है आपका ट्रू। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। आंसर हो जाता है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21। आहा बेटा, इस बार तो आहा मुंह में पानी है, मेरे भी आ रहा है, कोई बात नहीं। Which food travel west from China to be called spaghetti? अब यहां से देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फूड स्पेगेटी कहा गया, या यहां पर ये आंसर की फॉर्म वाला को रख देंगे और आपसे पूछ लेंगे इसको क्या कहा गया। तो पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए और फिर हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पढ़ते हैं। तो चलिए, आंसर हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, नूडल्स। बहुत चल रहा है बेटा भारत में, चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, ओह बहुत ज़्यादा चल रहा है। बच के रहिए थोड़ा सा बेटा, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन बन जाएगा, नूडल्स फूड वॉज कॉल्ड, क्या कहा जाता था नूडल्स फूड को? तो वहां आंसर आ जाएगा स्पेगेटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 22। द मुहर्रम प्रोसेशन इन ट्रिनिडेड टर्न इनटू एन राइचस कार्निवल कॉल्ड। एक मुहर्रम प्रोसेशन था इन ट्रिनिडेड में, वो एक बहुत बड़े दंगे में बदल गया। तो वो क्या था? आपको उसका नाम बताना है, आपको उसका नाम बताना है डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आपने तो अपना सोच लिया होगा आंसर। अब मेरा देख लीजिए आंसर क्या है यहाँ पर। होसे, उसका नाम होसे था बेटा। जो प्रोसेशन था ट्रिनिडेड में, होसे नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वर कैनल कॉलोनीज? व्हाट वर कैनल कॉलोनीज? ये कैनल कॉलोनीज थी वहाँ, उनका कुछ किसी सेटलमेंट को वहाँ कैनल कॉलोनीज कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन 3 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग है बेटा, बता दूं, बता देता हूं। चलिए, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स को कैनल कॉलोनीज कहा जाता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 लीजिए। शैतान का नाम ले रहे थे और शैतान अब 24 पर हाजिर हुए हैं। चलिए जी, वेलकम करते हैं हम इनका। व्हाट वाज ब्रेटन वुड सिस्टम? देखिए, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था, ब्रेटन वुड क्या है, ये कब हुआ, इसका बेस क्या था, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्ट लिया, उन्होंने किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की। इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 5 हर लेवल का क्वेश्चन ब्रेटन वुड से आता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 मार्क में, तो आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए और आई होप कि इसका आंसर आप बता देंगे क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया गया था 1 जुलाई 1944 को बेटा, न्यू हेमिस्फायर यूएसए में। न्यू हेमिस्फायर यूएसए में इस जगह पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया गया था बहुत बड़े लेवल पर। तो वहां से ये क्वेश्चन आपका बनता है। आज की क्लास, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इस ओनली चैप्टर से है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं, ठीक है। मैं ये आपको दावे से बोल सकता हूँ बेटा, जो भी बच्चे इनको पढ़ लेंगे, जिन्होंने अभी तक अगर किसी वजह से नहीं भी पढ़ा है और इनको सही से पढ़ लेंगे बेटा, शुरू के 20 क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो इनसे बाहर आपके होंगे ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए और एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए, इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा 1815। और मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में ये कॉर्न लॉज लगा था, लेकिन इसके बाद उसको फिर बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा था, उसके बाद इसको एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम होने लगी थी इससे। तो आज की वीडियो के हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं।
एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बच्चों को बोला है बेटा कि आप लोग वीडियो देखें, उसको लाइक करें बेटा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। लेकिन कोई भी बच्चा, एक दो बच्चे को छोड़कर जो एक्टिव हैं, ना अपना यहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं करता है अगर उसको कुछ समझ नहीं आया। जैसे देखिए, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बोला था, इसलिए मैंने आज आपको पिछले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस जो मिस्टेकन या बाय मिस्टेक वहाँ उनके आंसर चेंज हो गए थे, उनको मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू कमेंट देयर। ठीक है, एक कमेंट लिखना होता है जर्नल। अच्छा, कोई क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है तो आप चाहें तो उसको भी वहाँ लिख सकते हैं। एंड वंस अगेन अनिकेत बेटा, यू आर डूइंग वेल, आपके रेस्पॉन्स भी आते हैं। आप वहाँ कोई आपको डाउट होता है तो वो भी आप डाल देते हो और मैं उसको क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। इसी के साथ ओके, फिर से एक स्लाइड, डू योर सेल्फ। कोई बात नहीं बेटा, आप ही को करना है, आप ही का एग्ज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू योर सेल्फ में फर्स्ट आपका मैच द कॉलम से क्वेश्चन है और इसमें मेरे हिसाब से इनमें से हम बी को डिस्कस कर चुके हैं, सी को डिस्कस कर चुके हैं और डी को भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो आपको इनके आंसर्स चेक करने हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, यहाँ फ्री है बेटा, अपने आप भी कर सकते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। डिफाइन द टर्म वीटो, व्हाट इज इंडेंचर लीवर, ये तो मैंने आपको पीछे बताया ही है। विच पावरफुल वेपन वॉज यूज बाई स्पेनिश टू कॉन्कर अमेरिका, हाँ ये बड़ा खेल है इस चैप्टर में, कंट्रीज ने बड़े अलग अलग तरह के वेपन यूज़ किए हैं, है ना। मैंने आपको बता ही दिया अफ्रीका देखो क्या करता था, वायरस छोड़ दिया, मर जाएंगे लोग अपने आप, कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन इकोनॉमी। एंड 5 है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ रिंडरपेस्ट ऑन पीपल्स लिवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी इन अफ्रीका इन द 1890s के टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स या इम्पैक्ट्स रिंडरपेस्ट के हुए। तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चंस हैं। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोशिश कीजिए जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें बेटा और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा वीडियोस आपको 10th में ही मिल रही हैं, अभी आप 11th में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और इंग्लिश में तो मैंने डिसाइड किया है कि बेटा डायरेक्ट जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो इसी तरह से क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। गेटिंग माई वर्ड्स, चैप्टर है तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे क्लास में चलता है इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें बेटा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बेटा, जिससे आपका ज़्यादा ड्रिल होगा। तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन आप लोगों को आज के मने हुए उस फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, फाइन होंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्टडीइंग, बी हेल्दी, हेल्थ इज़ वेल्थ बेटा।